हेलो। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट लॉ सेकंड पेपर का यूनिट 1 जूरिस्प्रूडेंस, जो कि यूजीसी नेट एस्पिरेंट के लिए तो आपका इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो बच्चे बीए एलएलबी या एलएलबी में एडमिशन ले रहे हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस जो है उसमें आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट, तीनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समझनी पड़ती हैं, जो कि लॉ स्टूडेंट के लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना ज़्यादा इजीली समझ में नहीं आता। तो आज हम लोग कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करेंगे इसका, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसके अंदर के टॉपिक्स को मैं पर्टिकुलर वन बाय वन वीडियो में आपको इसका कंटेंट देता रहूँगा। तो बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस को अगर हम देखें तो जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली सबसे पहले एक लैटिन टर्म है। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो हमारा एक लैटिन टर्म है, जो कि जूरिस, ज्यूर प्लस प्रूडेंशिया से मिलके बना हुआ है, जिसका बेसिक मतलब है, आपका जो बेसिक मीन है वो है आपका नॉलेज ऑफ लॉ। और इसको हम लोग द थ्योरी ऑफ फिलोसॉफी भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ फिलोसॉफी भी कहते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको क्योंकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हिसाब से आपको कंटेंट दे रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस जो मैंने अभी तक फेस करे हुए हैं जूरिस्प्रूडेंस से लेके, तो मैं उन सभी चीज़ों को भी आपके सामने क्लियर करूँगा। तो जूरिस्प्रूडेंस में जैसे कि जो बेसिकली क्वेश्चन बनता है, तो फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसे कहते हैं? तो जेरमी बेंथम। जेरमी बेंथम को हम फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। अब जैसा कि हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि फर्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है आपका नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ। तो नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ को अगर हम देखते हैं, तो नेचर में हम लोग देखते हैं कि लॉ का नेचर कैसा होना चाहिए। जैसे कि लॉ जो है हमारा वो नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव अप्रोच होनी चाहिए। नॉर्मेटिव अप्रोच होनी चाहिए। इसमें इसका सोशल पे कंट्रोल कितना है, सोशल कंट्रोल देखते हैं हम कितना है, जिसमें हम सैंक्शंस की बात करते हैं। सैंक्शंस यानी कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एनालिटिकल स्कूल में, जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे सॉवरनिटी की बात करी जाती है। तो जो सुपीरियर है वो अपने लोअर जो उनके नीचे हैं उन पे कुछ सैंक्शंस लगाता है। वरना क्या होगा कि दोनों पावर अगर अपनी अपनी मोनोपोलीज क्रिएट कर रही है, तो उसमें तो फिर रूल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो यहाँ पे सैंक्शंस की बात करी गई है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी किस हिसाब से, सोशल चेंज को क्या लॉ हमारा अडॉप्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, या हम किसी भी कंट्री के अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को अमेंडिंग प्रोविजंस दिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फ्लेक्सिबल है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग सोर्स ऑफ लॉ में चले जाएं, तो सोर्स ऑफ लॉ में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं। अब सोर्स ऑफ लॉ में हम लोग जैसे कि देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कस्टम्स को देखते हैं। कस्टम्स किस तरीके से आ रहे हैं, यानी कि रिलीजियस या जो मोरल कोड्स हैं हमारे, वो किस तरीके से प्रिवेल कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग ट्रीटीज देखते हैं नेशंस के बीच में। ट्रीटीज उसके अगर ट्रीटीज को हम देखा जाए, तो एक तरीके से हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की भी बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग लेजिस्लेशन को देखते हैं। लेजिस्लेशन में हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट किस तरीके से रूल बना रहा है, पार्लियामेंट किस तरीके से रूल मेकिंग बॉडी है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट देखते हैं। प्रेसिडेंट यानी कि जज मेड लॉ, इसे हम बोलते हैं।
ठीक है? इसके अलावा हम लोग देखते हैं जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस बेसिकली इसमें हम लोग देखते हैं, तो अगर हम इंडियन सिनेरियो में बात करें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जो कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास जो हमारी पावर है, इसको हम जुडिशियल डिसीजन। और कुछ साइंटिफिक आपके कमेंट्रीज होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सोर्स ऑफ लॉ में आती हैं। ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे स्कूल्स, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में हमारे पास 5 टाइप के 5 टाइप ऑफ स्कूल्स हैं। ठीक है? तो पहले मैं स्कूल्स के नाम लिखता हूँ, उसके बाद आप लोग इन्हीं चीज़ों को ना डिनोट मतलब नोट करते रहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको आगे भी फर्दर काम आएगी। और आपके पास अगर आपका जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली अगर आपको वाइडली पता है कि आपको किन किन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। वरना क्या होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। वैसे पढ़ना बहुत अच्छा है, बट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें लिमिटेड आपको जिन जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना होता है, तो आपको उन्हीं चीज़ों को पढ़ के जाना होता है। तो नंबर फर्स्ट हम लोग नेचुरल लॉ की बात करें, नेचुरल स्कूल की बात करेंगे। सेकंड हम लोग बात करेंगे एनालिटिकल स्कूल। उसके बाद थर्ड थर्ड हम बात करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजिकल। और फिफ्थ हम लोग बात करेंगे रियलिस्ट। तो बेसिकली नेचुरल लॉ हम लोग डिवाइन लॉ की ही बात करता है नेचुरल स्कूल, जो कि गॉड से हमें किस तरीके से लाइफ मिली हुई है, इसको हम लोग कैसे फॉलो करते हैं अपने अपनी लाइफस्टाइल में। तो धर्मा की बात जो होती है वो नेचुरल लॉ स्कूल करता है। तो मैं इसके आपको मेन एक्सपोनेंट बताता हूँ कुछ। मेन एक्सपोनेंट में आपके हैं थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, आपका इनिस और लोन एंड फुल। ठीक है? ये आपकी 4 या 5 मेन एक्सपोनेंट्स हैं। इनकी थ्योरीज को हम आगे आने वाली वीडियोस में क्लियर करेंगे। अभी यहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को बताना चाह रहा हूँ सिर्फ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एनालिटिकल स्कूल की। एनालिटिकल स्कूल को अगर हम देखें तो एनालिटिकल जो स्कूल है, ये आपकी सॉवर्निटी की बात करता है। यानी कि किंग। और जो किंग होता है वो क्या करता है, अपनी सोसाइटी को अपने हिसाब से चलाने के लिए कुछ सेंशंस की बात करता है। और इसी में हम लोग देखेंगे, अगर इनके मेन मेन एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे तो एनालिटिकल स्कूल के मेन एक्सपोनेंट हैं बेंथम, ऑस्टिन, सर विलियम मार्कबे। उसके बाद आपका हॉलैंड, सैलमन, चिलेहार्ट। ये आपके मेन एक्सपोनेंट्स हैं एनालिटिकल स्कूल्स के। ठीक है? इसके बाद हम लोग थर्ड स्कूल की बात करेंगे, जो कि हमारा है हिस्टोरिकल स्कूल। तो हिस्टोरिकल स्कूल का जो बेसिक एस्पेक्ट है, ये हमें डिफाइन करता है कि हमारी सोसाइटी में कस्टम्स किस तरीके से आ रहे हैं। यानी वैल्यू ऑफ सोसाइटी की बात करता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कस्टम्स और ट्रेडिशंस किस तरीके से आ रहे हैं। तो ये किस तरीके से हमारे लॉ की नेचर में फुलफिल या फिट बैठता है, तो इसको हम हिस्टोरिकल स्कूल में देखते हैं। हिस्टोरिकल अगर हम स्कूल के अगर मेन एक्सपोनेंट की बात करूं तो सैविग्नी, आपका मॉन्टेस्क्यू,
मॉन्टेस्क्यू जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी भी दी हुई। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं पुश्ता और सर हेनरी में। तो ये हमारे मेन एक्सपोनेंट हैं हिस्टोरिकल स्कूल की। ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके आगे की सारी चीज़ें। और इसके बाद हम लोग जाते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कूल है। सोशियोलॉजिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सोशल फिनोमिना, यानी कि जो जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी आपकी कि क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है या सोशल कंट्रोल कितना ज़्यादा लॉ का है सोसाइटी पर। तो इस चीज़ को ही हम सोशियोलॉजिकल स्कूल में देखते हैं। और इसमें जो आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल बेसिकली आपका ये क्या करता है, ये क्या करता है, व्यूइंग लॉ एज अ सोशल फिनोमिना। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी मेन एक्सपोनेंट, तो इसमें मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, आपका ऑगस्ट कॉम्टे, आपका आर्लिच, उसके अलावा रॉस्को पॉन्ट, सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी थी, और लियोन ड्यूगिट, सोशल सोलिडेरिटी की थ्योरीज को भी मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी आपको इसी वीडियो में मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी थ्योरीज और कौन कौन सी बुक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के आस्पेक्ट से और पढ़ने। तो इसके बाद हम लोग जाते हैं सीधे सीधे रियलिस्ट स्कूल में। रियलिस्ट स्कूल जो हमारी बात करता है, हमारा फिफ्थ स्कूल है। रियलिस्ट स्कूल जज मेड लॉ की बात करता है। इसमें हम लोग प्रेसिडेंट को देखते हैं। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिजम्स होते हैं कि कुछ रियलिस्ट स्कूल के ही जजेस बोलते हैं कि जज जो होते हैं वो लॉ बनाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जज जो हैं वो सिर्फ खाली जस्टिस को डिलीवर करते हैं। तो इस तरीके से, और रियलिस्ट स्कूल में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपका जस्टिस ग्रे आपके मेन एक्सपोनेंट हैं। इसके अलावा ओलिव वेंडल होम्स, और आपका जेरोम फ्रैंक, लिव लिविन एंड एक्सेल। ये आपके मेन एक्सपोनेंट है रियलिस्ट स्कूल के, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपनी ही यूनिट के थर्ड पॉइंट पे जाएंगे, थर्ड टॉपिक, जो कि हमारा लॉ एंड मोरालिटी को लेके बात करता है। लॉ एंड मोरालिटी, जैसे आपने देखा लॉ एंड मोरालिटी, आपका लॉ जो है आपकी बेसिकली सेंशंस की बात करता है, ठीक है। और आपका मोरालिटी जो होती है उसमें हम लोग देखेंगे कि आपकी एनालिटिकल स्कूल की बात करी जाती है कि किस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं सेंशंस लगाते हैं, और लॉ की क्या वैल्यूज़ हैं लॉ एंड मोरालिटी में। और इसी के साथ साथ लॉ जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लॉ को हम लोग देखते हैं आपका नेचुरल लॉ स्कूल से। मोरालिटी को देखा जाता है एनालिटिकल लॉ स्कूल। एनालिटिकल लॉ स्कूल में हम लोग देखते हैं सेंशंस की बात करते हैं, लॉ जो होता है। और नेचुरल लॉ स्कूल यानी कि डिवाइन लॉ यानी धर्मा की, ठीक है। इसी के साथ साथ लॉ एंड मोरालिटी से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हार्ट एंड फुलर डिबेट की हम बात करेंगे। हार्ट एंड फुलर डिबेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा हार्ट एंड फुलर डिबेट। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देखें या वैसे भी देखें, तो हार्ट एंड फुलर डिबेट का एक अलग से वीडियो लेक्चर बनेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ की।
यहीं पे हम लोग देखते हैं राइट्स क्या चीज़ है। राइट्स क्या है आपका, जो इंटाइटलमेंट्स हैं हर इंडिविजुअल के, जो कि हमें हमें लॉ ने दिए हैं। जैसे हम लोग देखेंगे ह्यूमन राइट्स हैं आपके पास, इसके साथ आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें राइट्स में आपकी कंसिडर करी जाए। इसके बाद हम लोग देखते हैं ड्यूटीज़। अब ड्यूटीज़ क्या होती हैं? इफ़ यू हैव अ राइट, यू हैव अ ड्यूटीज़। अगर आपके पास कुछ राइट्स हैं तो आपके पास कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी। अब जहाँ पे हम लोग राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ज्यूरल पोस्टुलेट, इनकी बात करी जाती है हॉलैंड होफील्ड ने। होफील्ड ने कुछ काफ़ी सारे ज्यूरल पोस्टुलेट्स दिए थे। उन्होंने बोला था अगर आपके पास राइट्स हैं तो आपके पास ड्यूटीज़ भी होंगी। ठीक है, अदर हैव ड्यूटीज़। और अगर आपके पास है लिबर्टी, तो यू हैव राइट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका राइट्स एंड ड्यूटीज़ का, जो कि ज्यूरल पोस्टुलेट्स हो फील्ड के द्वारा दिए गए हैं। तो ये भी हम लोग आने वाले वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लीगल पर्सनैलिटी। अब क्या होती है लीगल पर्सनैलिटी और कौन होता है लीगल पर्सन? तो लीगल पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो लीगल पर्सनैलिटी हमारे पास आती हैं कंपनीज। ठीक है, या आपकी पार्टनरशिप फर्म। ये क्या होती है? मेड बाय फिक्शन ऑफ लॉ। और इनके पास परपेचुअल सक्सेशन होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं लीगल पर्सनैलिटी में तो इनके पास काफ़ी सारे लीगल राइट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके पास राइट टू ओन प्रॉपर्टी होता है। और इनके पास होता है आपके पास अकाउंटेबिलिटी ऑफ कोर्ट होती है। यानी कि कोई भी लीगल पर्सन जो होता है वो शू भी हो सकता है और इट कैन बी शू। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि लीगल पर्सनैलिटी का क्या कॉन्सेप्ट। तो लीगल पर्सनैलिटी आपका कंपनी में अगर हम देखें कंपनी एक्ट है आपका। उसके अलावा अगर हम पार्टनरशिप में देखें तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है। ये दोनों गवर्न होते हैं। ये भी हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप एंड पोजीशन। अब यहाँ पे देखें तो प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है? प्रॉपर्टी वो चीज़ होती है जिसके पास जिसमें आपका राइट टू क्लेम होता है। ओनरशिप क्या चीज़ होती है? ओनरशिप में आपके पास एक तो लीगल टाइटल होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास इसमें ऑलरेडी प्रॉपर्टी की तो राइट टू क्लेम भी होगा। और जो ओनरशिप होगी वो आपकी प्रॉपर्टी की होगी। शिप ऑफ प्रॉपर्टी आपके पास होगी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखें तो पोजीशन। पोजीशन आपका 9 आउट ऑफ 10 होता है आपका ओनरशिप। इसके लिए भी कहा गया है इफ़ यू हैव अ पोजीशन तो यू हैव अ बेटर टाइटल देन अदर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ओनरशिप की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी हम इसके बाद बात करेंगे।
ऑफ लाइबिलिटी ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी आपका मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी ये जो होती हैं वो सेल्स एंड गुड्स एक्ट में आती हैं, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के थ्रू आपका गवर्न होता है। प्रॉपर्टी में देखें तो हम लोगों के पास इसके बाद हम लोग हिंदू लॉ में अगर देखें तो सक्सेशन की बात वहाँ पे चलती है कि किस तरीके से सक्सेशन होता है, और गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी किस तरीके से होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें भी कवर अप करेंगे, और बाकी आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो कि किसके लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए है, और मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपको पढ़ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? लाइबिलिटी क्या है कि किसी भी पर्सन की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशंस हैं किसी भी इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। ठीक है, अगर किसी और का राइट है, यानी कि अगर ये किसी और की प्रॉपर्टी है पर्सन की, तो आपका राइट है, आपकी ड्यूटी बनती है यहाँ पे कि आप इसमें ट्रेस पास नहीं करेंगे, आप इसमें कोई पोजीशन नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी आपकी ड्यूटीज़ हैं। अगर हम ड्यूटीज़ के बारे में बात करें तो हमारे कोई काफ़ी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, क्योंकि स्टेट ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं, तो हमारी भी स्टेट के लिए काफ़ी सारी ड्यूटीज़ बनती हैं जो हमें करनी चाहिए। और आपको पता ही है उसमें हम आपका पब्लिक प्लेसेस पे आपको क्या कहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे आपको कूड़ा गंदगी नहीं फैलानी है, पीसफुली आपको डेकोरम मेंटेन करना है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी ड्यूटीज़ भी आपकी आती हैं। इसके बाद हम लॉ, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट की बात करें। लॉ, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट की हम अगर बात करें तो एक लीगल सिस्टम और एक स्ट्रक्चर किस तरीके से, मतलब उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है इंश्योर करना जस्टिस को, तो इसको हम इसमें देखते हैं पॉवर्टी में। ठीक है, लॉ को हम देखें तो लॉ क्या है, एक लीगल सिस्टम है। ठीक है, पॉवर्टी को अगर हम देखें, पॉवर्टी को हम देखते हैं कि इसका जो लॉ का इम्पैक्ट है, मतलब लॉ हमारा कित लॉ का इम्पैक्ट कैसा है इंश्योर कर पाना जस्टिस को। तो यहाँ पे हम लॉ एंड पॉवर्टी की बात करते हैं, और डेवलपमेंट डेवलपमेंट से आपको पता ही है कि आने वाले टाइम में मतलब लॉ को डेवलप करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर हम आज से पहले 2000 से पहले चले जाएं, तो उस समय पे हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात होती। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किस टाइम पे बात होती थी, हम लोग कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट और जीआई की भी हम बात करें, तो इन सबको सिक्योर करने के लिए हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक का ही सीमित, मतलब ब्रीच ऑफ कॉपीराइट अगर कोई कर रहा है तो उनसे। बट आफ्टर दैट 2000 में आईटी एक्ट आता है, बिकॉज ऑफ दैट की डेवलपमेंट कुछ क्राइम्स ऐसे हो रहे हैं जो डिजिटल वे में हो रहे हैं, तो क्या हम उसे आपका आईपीसी के थ्रू गवर्न कर पाएंगे? नहीं। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि लॉ को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि लॉ का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं कि समय समय पर आपका कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट होते हैं, आपका क्या कहते हैं, लॉ में अमेंडमेंट आते हैं चेंज, जैसे कि अभी हमारा आईपीसी जो है वो बीएनएस बन गया है, आपका एविडेंस एक्ट हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट भी होना लॉ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करें तो ग्लोबल जस्टिस की, अगर हम ग्लोबल जस्टिस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं।
ग्लोबल जस्टिस की बात करते तो ह्यूमन राइट की बात, यानी कि ग्लोबल इनइक्वालिटीज की। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से इसको, इस तरीके से इन्हें प्रिवेल कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी बात करेगी है ग्लोबल जस्टिस की। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म क्या चीज़ है। मॉडर्निज्म को अगर हम देखें, मॉडर्निज्म बेसिकली हम लोग अर्लीस्ट 19th सेंचुरी को मानते हैं। और ये जो मॉडर्निज्म है ये इन्फ्लुएंस हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और अगर हम इसको देखें, अगर हम इसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, एक यूजिंग ट्रेडिशन है। यूजिंग ट्रेडिशन है किस चीज़ को लेके, लॉजिकल मींस को लेके। ये सिर्फ खाली लॉजिकल मींस की बात कर, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें आपका पोस्ट मॉडर्निज्म, तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो आपका 20th सेंचुरी से अभी भी कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। ये जो है हमारा इन्फ्लुएंस है किससे आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये क्या करता है बेसिकली, आपका अनसाइंटिफिक इरेशनलिटी की प्रोसेस को रिजेक्ट करता है, इस तरीके की, ठीक है। जो अनसाइंटिफिक हो, रिजेक्ट्स। ये क्या करता है, रिजेक्ट करता है अनसाइंटिफिक और आपके थॉट्स को, प्रोसेस को एंड अदर थिंग्स। इसके बाद अब लोग हम आज के आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू में आखिरी टॉपिक पे जाते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन तो नहीं है बट एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें यहीं पे समझ। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स की, बुक्स बाय ज्यूरिस्ट। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जेरमी हॉल ने एक बुक लिखी थी। इस बुक का नाम है फाउंडेशन ऑफ जू। के बाद अगर हम लोग देखें जस्टिस ग्रे, ये साहब ग्रेस ने लिखी हैं द नेचर एंड रूल्स ऑफ लॉ। उसके बाद आपका डर्किन है, उन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है टेकिंग राइट सीरियसली। इसके बाद हम लोग देखते हैं जूलियस स्टोन की बुक, उन्होंने लिखी है द प्रोविंस एक्सटेंशन ऑफ। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं थॉमस एक्विनास की बुक। थॉमस एक्विनास की बुक अगर हम देखते हैं इसका नाम है सुम्मा थियोलॉजी। उसके बाद हम लोग देखते हैं सर हेनरी मेन की बुक का नाम है विलेज कम्युनिटी।
इसके बाद हम लोग देखते हैं रॉस्को पॉन्ड की बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ कॉमन। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेंजन एंड कार्डोजो। इनकी दो बुक्स हैं। एक तो है द ग्रोथ ऑफ लॉ और दूसरी इनकी बुक है आपका नेचर और नेचर ऑफ सोशल प्रोसेस। इसके बाद हम लोग देखते हैं थॉमस पॉगे की एक बुक है कि बुक का नाम है वर्ड वर्ड। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑस्टिन। ऑस्टिन की बुक का नाम है प्रोविंस ऑफ जूरिस। इसके बाद हम लोग देखते हैं लोन एंड फुलर की बुक का नाम है एनाटोमी। इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका हार्ट की बुक एच एल ए हार्ट। इनकी बुक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। इसके बाद हम लोग देखते हैं हॉलैंड की एक बुक है। होपफुली आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। कर देता हूँ। एच एल ए हार्ट के बाद हम लोगों ने देखा टी ए हॉलैंड। टी ए हॉलैंड की बुक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रीडमैन की एक बुक है जिसका नाम है डेलेमा ऑफ लॉ इन दी वेलफेयर स्टेट। इसके बाद हम लोग देखते हैं बकलन की एक बुक है इसका नाम है सम रिफ्लेक्शन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक बुक पैंथम की है जिसका नाम है लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। और लास्ट बुक जो हम बात करेंगे जेम्स एलम जिनकी बुक का नाम है अ प्रैक्टिकल ट्रीटीज ऑफ आर्किटेक्चरल जूरिस्प्रूडेंस। तो बेसिकली ये टोटल हमने अभी 18 बुक्स की बात करी है अभी। और ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉ के पेपर में क्योंकि इसमें हमारा क्या कहते हैं आपका ऑर्डर में पूछ लेते हैं कि ईयर वाइज बताइए कौन से ऑर्डर में किसने कौन सी बुक लिखी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और हम लोग देखते हैं इसको। तो होपफुली आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी सेकेंड यूनिट जो कि है आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिन लॉ। तो बिल्कुल मेरी वीडियोस में बने रहें। मैं आप सभी लोगों को पहले ब्रीफ में टॉपिक्स का डिस्कशन बताऊंगा कि किन किन तरीके से हम लोग को टॉपिक्स को पढ़ना है। और आज हमारी काफ़ी सारी थ्योरीज बची हुई हैं जूरिस्ट की जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में आपका कवर अप करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है जो आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में वो
पिंग कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उन वीडियोस को बना पाऊँ। हालाँकि पहले तो मैंने ये सोचा है कि मैं यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन के लिए, जो कि हमारे बीए एलएलबी और एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो पर्टिकुलरली मैं हर यूनिट के जो कि 10 के 10 टॉपिक्स हमारे, उन सभी को पहले बेसिकली पहले मैंने उन्हें ब्रीफ में डिस्कस करना है। उसके बाद इनकी पर्टिकुलर एक एक प्लेलिस्ट आपकी आने वाली है। तो उसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप रहेंगे। और इसके अलावा भी अगर किसी को कोई टॉपिक अगर रह जाता है, छूट जाता है, तो वो कमेंट में डालिए। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसमें आपके लिए कंटेंट बना पाऊँ। तो थैंक यू सो मच।